स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बोला था कि हम जो थ्योरी पोर्शन है, जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, वो हम वहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स समझेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आपको टर्म्स नहीं पता होगी तो आपके जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाओगे, उसमें आप कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए नए जोश और उमंग के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, देखो बच्चों, अभी तक हम क्या क्या चीज़ें कवर चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था मैटर, पढ़ लिया था हमने कि मैटर क्या होता है। हमने मैटर पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने। ठीक है, हमने उसकी क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद हमने क्या पढ़े, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हमने। क्या पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया था हमने। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर भी हमने क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको हमने क्या करा था, अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। इसके बाद हमने क्या किया था, इंटर कन्वर्जन स्टेट पढ़ी थी हमने कि स्टेट कैसे कैसे बदलती है। ठीक है, उसमें हमने दो चीज पढ़ी थी, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर। बाय चेंजिंग टेम्परेचर के अंदर हमने मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने अच्छे से। डिफ्यूजन को भी एक्सप्लेन किया था, है ना। उसके बाद हमने क्या किया था, बाय चेंजिंग प्रेशर किया था हमने कि प्रेशर चेंज करने पे कैसे मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है ना। और उसके बाद हमने क्या किया था, इवेपोरेशन किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग कैसे कॉज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, वो टर्म्स जो आप क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको जिनकी जरूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। पहली टर्म है हमारे पास मास। देखो मास क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था मास क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई सब्सटेंस है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो क्या होता है, हमारे पास सिंपल मास होता है। ठीक है, उसका जो वजन है वो क्या, उसका मास है। सिंपल क्या बोला मैंने, कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो पढ़ो, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज। ठीक है, आप बोल सकते हो कि कोई टेबल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, कुर्सी है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर होगी। तो क्या बोला, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। फिर बात आती है ऐसा यूनिट की, है ना। अब ये तो है नहीं कि आप कुछ लेने जा रहे हो, बोलो उसका आपको कुछ तौल के लेके आने, कुछ मेजर करके लाने चाहिए कि इतना मास का दे दो, तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ उसकी यूनिट होती है जिससे आप उस चीज को मेजर करते हो। तो जो हमारे पास मास होता है उसकी क्या यूनिट होती है, किलोग्राम। ठीक है, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। और ऐसा यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हर जगह फिक्स है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, कहीं चले जाओ भाई, वहां पे इसकी यूनिट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ओके, मास तो चलो सबको समझ में आ गया होगा। अब वर्ड आता है वेट। वेट क्या होता है, अब सोच रहे होंगे बच्चे मास और वेट अलग अलग होते हैं। अरे हम तो एक ही समझते थे मास और वेट को। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। मास और वेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक ये सोचते हुए आ रहे थे ना कि मास और वेट सेम सेम है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब देखो मास समझ में आ गया कि अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब बात आती है वेट क्या है। देखो वेट किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, उसके अंदर मास तो होगा ही होगा, प्लस में ग्रेविटी। क्या बोला मैंने, प्लस में ग्रेविटी मतलब फोर्स एक्सर्ट ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। ठीक है, वेट क्या होगा हमारे पास, मास के साथ में आप ग्रेविटी को ऐड कर दोगे तो वो हमारे पास वेट बन जाता है। क्या बोला मैंने, डब्लू, वेट को डब्लू से डिनोट करोगे, इक्वल्स टू एम इंटू जी। एम क्या है हमारे पास, एम है हमारे पास मास, और जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटी। अब बात आती है ग्रेविटी क्या है, सारा खेल ग्रेविटी का ही है। मेन बात हमें फोकस करना है ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी को समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेट क्या है।
देखो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी वो है जिस वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। जो हमारे पास अर्थ होती है ना, जो हमारी अर्थ है वो हमें क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींच के रखती है, तभी हम लोग अर्थ पे क्या कर रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, वो हम उसमें चिपके हुए हैं, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे अर्थ, मैं आपसे पूछूं कि हम अर्थ में रहते हैं या अर्थ पर रहते हैं, तो बच्चे बोलते हैं हम तो धरती में रहते हैं। धरती में नहीं रहते भाई, धरती में तो सीता माता समाई थी, हम धरती पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं हम, धरती पर मतलब हम अर्थ के सरफेस में रहते हैं। मैंने बोला ये अर्थ है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया कि ये अर्थ है, ठीक है। तो हम इसके यहाँ चिपके पड़े हुए हैं ऐसे, ये मान लो कोई गोल, मान लिया अर्थ है ये, तो आप इसके सरफेस से चिपके हुए हो हर तरफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसके चिपके हुए हैं। और जिस वजह से चिपके हुए हैं वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के पास ग्रेविटी होती है जिस वजह से हम लोग क्या हुए हैं, हम चल फिर पा रहे हैं, हम हवा में नहीं उड़ रहे, हम गिर नहीं रहे हैं। अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमको खींच के रखा हुआ है, ठीक है। तो वेट क्या हो गया, हमारा मास प्लस में अर्थ ने जो हमें खींच के रखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो क्या बन जाता है, हमारा वेट, ठीक है। W इक्वल्स टू M इंटू जी, मास प्लस में ग्रेविटी। ये देखो मान लो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, इसका कुछ मास होगा, इसका M मास हो गया, ठीक है। उस प्लस में क्या आ गया, ग्रेविटी। जो अर्थ है उसने कितने ही फोर्स के साथ उसको खींच के रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया, हमारे पास टोटल मिला के वेट बन जाएगा। क्लियर होगी बात आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया आपको, ग्रेविटी समझ में आ गई। ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ का फोर्स होता है जिस वजह से हम सबके, जिसको मतलब जो अर्थ है वो खींच के रखती है हम सभी को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, ठीक है। देखो अब ये ग्रेविटी है वो चेंज होती रहती है, जो हमारा वेट होता है ना वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि देखो आप स्पेस में जाओगे या मून में जा रहे हो, आप स्पेस में जाते हो, आपने देखा होगा, आपने कोई वीडियोस में देखा होगा, फिल्म में देखा होगा, वहां पे क्या करते हैं वो ऐसे हवा में उड़ पाते हैं वो, है ना। क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे जाके ग्रेविटी खत्म हो जाती है, ग्रेविटी कम हो जाती है। जब ग्रेविटी कम होगी तो उसने हमको खींच के नहीं रखा, तो हम हवा में उड़ पाएंगे, है ना। तो वहां पे जाके वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पर जो मास होता है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जहां चाहे आप कहीं चले जाओ, अर्थ में चले जाओ, मून में चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपका जो मास है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। मान लो अर्थ में आपका मास है 50 किलो के हो आप अर्थ के अंदर, ठीक है। तो आप स्पेस में जाओगे तो भी आप 50 किलो के ही रहोगे, मतलब मास, सिर्फ मास की बात कर रही हूँ। जो वेट होता है आपका वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो आप मेजर करते हो ना वो अपना वेट चेंज कर, जो आप मेजर करते हो ना वो क्या मेजर करते हो, आप अपना वेट मेजर करते हो, उसमें आपका मास प्लस में क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों चीज होती है, ठीक है। क्लियर होगी आपको ये बात, मास और वेट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब मास और वेट दोनों एकदम डिफरेंट चीज है। मास सिर्फ वो है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, और जो वेट है मास प्लस में ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या होती है, हमारे पास अर्थ का एक फोर्स होती है जिस वजह से वो हमको खींच के रखती है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी वॉल्यूम। क्या आती है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होती है, ये वॉल्यूम वर्ड सबने सुना होगा, मैथ्स में तो बहुत सुना होगा, है ना। जिसको मैथ्स से प्यार है उसने तो पक्का सुना होगा वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम एक 3D स्पेस है। क्या हमारे पास 3D स्पेस। अब बोलो अब 3D क्या होता है भाई, 3D मतलब 3 डायमेंशन, जिसकी 3 साइड्स होती है उसको बोलते हैं 3D। अब 3 साइड्स कौन सी होंगी हमारे पास, लेंथ, ठीक है, लेंथ होगी, हाइट होगी, और उसकी क्या होगी, विड्थ होगी, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखो इसको कैसे रिलेट करोगे, आप सब अपने घर में रहते हो, कमरे होते हैं आपके अंदर, आपके रूम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, ठीक है। क्यूब का एग्जांपल ले लो, क्यूब क्यूब देखा होगा सबने, सोल्व भी किया होगा क्यूब कैसा होता है। देखो ऐसा होता है ना क्यूब। अभी क्यूब में देखो एक क्या होगी, लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी, ठीक है। तो क्या होगी, 3 साइड्स होगी, 3 साइड्स मतलब 3 डायमेंशन। जो 3D स्पेस में होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है, जो इस 3D स्पेस के अंदर ये जो इसकी फिक्स शेप है, इसके अंदर जो कंटेंट आएगा ना, इसके अंदर जो मटेरियल भरेगा,
है, इसके अंदर आप क्या कुछ भी डाल सकते हो, दूध डाल दो, मिल्क वो डाल दो, वाटर डाल दो, जो इसके अंदर आएगा वो क्या, उसका वॉल्यूम। ठीक है, कि मैंने बोला कि क्यूब के अंदर कितनी चीज आ सकती है, वो क्या, उसका वॉल्यूम है। ठीक है, क्लियर होगी बात। और एक बात आपको क्लियर कर दूं, वॉल्यूम जो होता है वो 3D स्पेस होता है। अब बोलोगे तो बॉक्स और स्क्वायर से दिखाई दे रहा है, स्क्वायर तो 2D स्पेस होता है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 2D स्पेस होता है। यहाँ बना देती हूँ, ये क्या है, 2D स्पेस। इसमें सिर्फ क्या चाहिए होती है आपको, लेंथ और ब्रेथ चाहिए होती है, हाइट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इसको आप सिंपल सरफेस में दिखा सकते हो, मतलब बोर्ड में शो कर सकते हो आप। ठीक है, और जो इसके अंदर आएगा सामान, कुछ भी जो मटेरियल आएगा इसके अंदर, वो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, जब भी बात आती है स्क्वायर की तो सरफेस एरिया होता है, और जब बात आती है वॉल्यूम की तो उसमें, जब बात आती है क्यूब की तो उसमें उसको हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो मतलब अब वॉल्यूम मैंने वर्ड यूज करा शेप, है ना, सारी शेप का अलग अलग वॉल्यूम होता है, समझ रहे हो। अब देखो, अब जो सर्कल है, सर्कल 2D है, इसका 3D बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। अब मैं यहाँ पे स्फीयर बना नहीं सकती, 3D दिखेगा नहीं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैं इसके लिए बना देती हूँ, फुटबॉल बना देती हूँ। ठीक है, इसको आप इमेजिन कर पाओगे। तो क्या हमारे पास जो फुटबॉल है वो स्फीयर है, 3D है, और जो सर्कल है वो क्या हमारे पास 2D होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम अलग होगा, क्यूब का वॉल्यूम अलग होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम अलग होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम अलग होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास शेप है वो एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अलग अलग शेप का अलग अलग वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। तो पढ़ो इसको, वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ 3D स्पेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ 3D स्पेस अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, जो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, वॉल्यूम इज ड्राइव यूनिट, मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी 3 यूनिट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये तीनों चीजें चाहिए होती है उसकी, तभी तो उसको हम 3D स्पेस बोल रहे हैं। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम, अब क्या करते हो आप, दूध ही आया आपके घर में तो आप उसको ऐसे बोलोगे एक वॉल्यूम दूध देना, नहीं, कुछ ना कुछ तो मेजर करने के लिए वर्ड यूज करोगे ना, क्वांटिटी, यूनिट यूज करोगे। तो यूनिट होती है, जो कॉमन यूनिट होती है आपकी वॉल्यूम की, वो क्या होती है, लीटर होती है, और आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट होगी वॉल्यूम की क्या होगी, वो मीटर क्यूब होगी, और कॉमन यूनिट क्या होगी हमारे पास, लीटर होगी, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, तो लीटर हम यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए। क्लियर होगी बात। अब बात आती है यूनिट कन्वर्जेंस की, आपको थोड़ी बेसिक्स यूनिट कन्वर्जेंस आपको पता होनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब में कितना होगा हमारे पास, 1000 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, डीएम मतलब डेसीमीटर, इसको बोलेंगे क्यूब। ठीक है, और उसमें 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होंगे और 1000 लीटर होगा। ठीक है, और 1 लीटर के अंदर क्या होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, 1 लीटर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर एंड 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी यूनिट कन्वर्जेंस है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, क्वेश्चंस करते हो, तो वहां पे ये चीजें अप्लाई होती है। क्लियर होगी बात। देखिए अब वर्ड आता है डेंसिटी। डेंसिटी को मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आपको क्या क्या पता है, आपको वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है, मास पता चल गया, ठीक है, तो आपको डेंसिटी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी हमारे पास, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैंने बताया था आपको, एग्जांपल लिया था कि मान लो ये भी इतने मीटर एरिया ले लिया मैंने चलो मान लिया कि इसका, मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया था आपके लिए, मैंने 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, ये भी 10 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला 3 लोग रहते हैं, यहाँ पे मैंने बोला 5 लोग रहते हैं, तो किस एरिया की डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। जहाँ पे ज्यादा लोग रहते होंगे उसका मास भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा। जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्ट लीड करती है मास के साथ, मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, मास कम होगा डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
तो देखो द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वो क्या होगी हमारे पास, डेंसिटी होगी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और मैंने आपको बताया था वॉल्यूम की मीटर क्यूब, और ये डिवाइड में है तो आपको पता होना चाहिए, क्या मैंने बोला, किलोग्राम मीटर क्यूब, है ना, तो ये किलोग्राम हो गया। अब ये जो मीटर क्यूब है ये डिवाइड में ऊपर जाता है तो आपको पता होना चाहिए माइनस में जाता है, तो या तो इसको अब ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है। क्लियर होगी बात। अब देखो गैस, लिक्विड और सॉलिड, अब बात चल रही है मैटर की, तो हम डेंसिटी को भी मैटर से रिलेट करते हुए चलेंगे। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। हमने ये मान लिया, हमने एक एक ये कंटेनर मान लिए, ठीक है, तीनों कंटेनर ले लिए, सेम साइज के हैं ये, ठीक है, सेम वॉल्यूम के हैं, पर इसके अंदर देखो कम पार्टिकल्स है गैस के, लिक्विड के थोड़े ज्यादा और सॉलिड के सबसे ज्यादा। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा, सॉलिड की हुई। सॉलिड की तो वैसे भी डेंसिटी ज्यादा होती है, हमने बताया था पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इतने एरिया में सॉलिड के बहुत सारे पार्टिकल्स रह सकते हैं, पर लिक्विड के थोड़े से कम, और गैस के तो बहुत ही कम रह पाएंगे ना, क्योंकि गैस क्या होती है, डिफ्यूज होती है ना, फैलती है। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इस एरिया में थोड़े कम हो पाएंगे, यहाँ पे लिक्विड में थोड़े ज्यादा और सॉलिड में और भी ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रही है, डेंसिटी आपकी बढ़ रही है, इस साइड आपकी लो डेंसिटी है, इस साइड आपकी क्या है, हाई डेंसिटी है। क्लियर होगी, डेंसिटी सबको अच्छे से समझ में आ गई। डेंसिटी में तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। देखिए अब बात आती है प्रेशर की। जब भी वर्ड आप प्रेशर यूज करते हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा, गैस, ठीक है। आप प्रेशर को गैस से ही समझ सकते हो, है ना। जो गैस के पार्टिकल्स थे दूर दूर थे, है ना, मोशन में थे, रैंडमली घूम रहे थे इधर उधर, तो आप क्या कर रहे थे, बैठो आराम से, बैठो आराम से, क्या कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे, है ना। तो जो प्रेशर है वो कहाँ लगाओगे आप, गैस के ऊपर लगाओगे, ठीक है। जब भी प्रेशर की बात आए तो आप उससे समझोगे, गैस का एग्जांपल लेके उसको आप समझा करो, ठीक है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड, ठीक है। आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया, जो गैस के पार्टिकल्स है रैंडमली बहुत हाई स्पीड में घूमते रहते हैं। ड्यू टू देयर रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं तो आपस में कोलाइड भी करेंगे, मतलब एक दूसरे को हीट करेंगे, और जिस बर्तन के अंदर बंद है, जिस कंटेनर के अंदर वो बंद है, वो क्या करेंगे, उसकी दीवारों को भी हीट करेंगे, ठीक है। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। अब देखो इसने बोला प्रेशर क्या होता है, इसने बोला प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसने क्या बोला, जो गैस के पार्टिकल्स है ना, गैस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, किसके ऊपर लगा रहे हैं, जो कंटेनर्स की वॉल है उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वही हमारे पास प्रेशर हो गया, ठीक है। सिंपली बात है, प्रेशर फोर्स ही तो एक तरीके का, है ना। आप, हम बोल रहे थे कि हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसको प्रेशर कर रहे हो ना, प्रेशराइज कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, तभी तो चीज दब रही है। प्रेशराइज कर रहे हो मतलब आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जो हमारे पास कंटेनर की वॉल्स है उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और पर यूनिट एरिया, इस जितने एरिया में लगाएंगे, मान लो 1 यूनिट एरिया में गैस के पार्टिकल्स जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलते हैं प्रेशर। सिंपल, क्लियर होगी बात। तो जो हमारे पास प्रेशर हो गया वो क्या हो गया हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बात आती है कि जो हमारे पास प्रेशर है उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको पास्कल में मेजर करते हैं, ठीक है। एक और बात बताती हूँ कि हमने क्या करा कि प्रेशर को, आपने वर्ड सुना होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है, हमने एक सी लेवल पे गए और हमने वहाँ पे प्रेशर को मेजर करा कि कितना प्रेशर है, तो जो वहाँ पे प्रेशर आया वो था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जब भी आप, फिर तो हमने उसको बोल दिया, कॉमनली हम क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलोगे तो इसका मतलब हो गया 1 ATM, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 ATM, ठीक है। क्लियर होगी आपको ये बात। ये देखो आगे क्या यही बता रखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जो P है हमारे पास प्रेशर है, F क्या है फोर्स, A क्या हमारे पास एरिया है, ठीक है। क्लियर होगी बात आपको। अब बात आती है इट इज मेजर्ड इन पास्कल्स। मैंने आपको बताया था पास्कल इसकी ऐसा यूनिट होती है। पास्कल कुछ नहीं है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, इसको बताया तो उसके नाम पे रख दिया, तो उसको बोल दिया हमने पास्कल, ठीक है। और भी यूनिट होती है
प्रेशर की बार होती है, एटीएम होती है, ये सारी की सारी किसकी यूनिट है? आपकी प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, ये देखो कैसे रिलेट करती है आपस में। जो 1 एटीएम होता है आपका 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है, और जो 1 बार होता है वो 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है, और जो 1 बार होता है वो 1.01 एटीएम के बराबर होता है। नियरली हम बोल सकते हैं 1 बार 1 एटीएम के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर होगी बात है आपको? देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्ड दिमाग में आते ही क्या आता है आपके, है ना? आज टेम्परेचर ज्यादा है, आज का टेम्परेचर बहुत कम है। गर्मियों में टेम्परेचर यही न्यूज रहती है, इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सर्दियों में आज का टेम्परेचर यहाँ पे इस एरिया पहाड़ी इलाकों में बहुत ठंड हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया है ना? यही आती है चीजें। तो क्या टेम्परेचर भाई, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है? मेजर करता है हॉटनेस और कोल्डनेस को। ठीक है, तो वही टेम्परेचर होता है। देखो, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस को जो मेजर करता है वो क्या होता है? हमारे पास टेम्परेचर होता है। क्लियर होगी बात? अब बात आती है कि टेम्परेचर की डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि टेम्परेचर होता क्या है। अब आप बोल रहे हो मेजर करता है, मेजर करने के लिए कुछ तो स्केल चाहिए ना आपको, है ना? जब आप कुछ लाइन खींचते हो तो भी हम बोलते हैं कि इतनी मेजर करनी है, तो उसके लिए क्या होता है? आपको स्केल होता है। वैसे ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल्स होते हैं, 2-3 टाइप के स्केल्स होते हैं, उनको हम पढ़ लेंगे। पहला स्केल हमने बोला कौन सा हमारे पास? सेल्सियस स्केल। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल एक स्केल है टेम्परेचर का, उसकी जो रेंज आपको पता होनी चाहिए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक लाई करती है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये देखो स्केल बना रखा है, और जो स्केल है इसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर बोलते हैं, है ना? अब जब बीमार हो जाते हो, आपकी मम्मा ले जाती है आपको डॉक्टर के पास, बोलती है डॉक्टर साहब चेक करना इसका टेम्परेचर, है ना? कहीं ये इसको सच में बुखार है या बहाना मार रहा है, तो आप क्या करते हो? मतलब आप नहीं, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? थर्मामीटर निकालता है, और थर्मामीटर से क्या करता है? टेम्परेचर नोट करता है, टेम्परेचर चेक करता है। तो इन सबको क्या बोलेंगे? थर्मामीटर होते हैं। अलग अलग स्केल्स के थर्मामीटर है। सेल्सियस स्केल 0 से लेके 100। ठीक है, दूसरा स्केल है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, ये भी थर्मामीटर है, तो इसका जो स्केल है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 32 फ़ारेनहाइट से लेके 212 फ़ारेनहाइट तक। क्लियर होगी बात? और एक और स्केल है हमारे पास केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। ये कॉमन स्केल होता है हमारा। ठीक है, ये देखो सारे स्केल्स बने हुए हैं, ये क्या हमारे पास? केल्विन स्केल है। क्लियर होगी बात? टेम्परेचर समझ में आ गया? क्या करता है? मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को। अब किसी चीज को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ स्केल होना चाहिए, उन स्केल्स को थर्मामीटर बोलते हैं। अलग अलग टाइप की उनकी रेंज होती है। इस टाइप की रेंज होगी तो हमारे पास हम बोल देंगे सेल्सियस स्केल है, इस टाइप की रेंज होगी तो केल्विन है, दूसरे टाइप की होगी तो वो क्या होगी? फ़ारेनहाइट स्केल है। क्लियर होगी बातें आपको? ठीक है, ये देखो अब बात आ गई आपको, मतलब आपको स्केल समझ में आ गए। मेन टॉपिक है ना, जो मेन बात है वो कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि केल्विन स्केल सेल्सियस स्केल से कैसे रिलेट करता है, फ़ारेनहाइट वाला सेल्सियस से कैसे रिलेट करता है, और केल्विन के साथ कैसे रिलेट करता है। ये हमारा मेन टॉपिक। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ द डे होता है ना, कि परफॉर्मेंस ऑफ द डे कौन बनेगा, तो वैसे ये स्लाइड ऑफ द डे है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्लाइड को सब अच्छे से नोट कर लेना, बहुत बहुत 5, 15, 20, 25 जितने स्टार लगाने उतने स्टार लगा लो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। ठीक है, स्लाइड ऑफ द डे है ये भाई। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। क्या है ये? स्लाइड ऑफ द डे। तो इसको बहुत 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 अच्छे से स्टार लगा के सुंदर सुंदर नोट्स में इसको लिख लो और इसको लर्न कर लो। अब देखो पहला पॉइंट क्या है? डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अब हमें क्या करना है? सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है या फिर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस में 273। क्या बोला मैंने? क्या करना आपको? केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस में 273, नियर लिख लिया, 0.15 भी है, एक्यूरेट लिखना चाहो तो। ठीक है, आपको क्या करना है? केल्विन में चेंज करना है। सेल्सियस दिया है, सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो आपको मिल गया केल्विन। ठीक है, और आपको केल्विन निकालना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? सेल्सियस में निकालना है और केल्विन दिया है तो 273 कर दो आप
माइनस कर दो, सिंपल, क्लियर होगा फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा क्या हमारे पास, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब क्या आपको कोई चीज सेल्सियस में दी हुई है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, आपको लर्न करना है। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 C प्लस में 32। क्या बोला मैंने आपको, F इक्वल्स टू 9/5, सेल्सियस में करना है तो सेल्सियस प्लस में 32। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर उल्टा करना है आपको, अगर सेल्सियस आपको यहाँ लेना है तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट ले लो और इसको रिवर्स कर दो, यहाँ पे -32 कर दो। देखो ये कर रखा है, पहले 9/5 था, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 5/9 हो जाएगा। अब यहाँ C की जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, और +32 की जगह क्या आ जाएगा, -32 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, तीनों फॉर्मूला लर्न हो गए, ठीक है। ऐसे सेम अब क्या करना है आपको, फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या हो गया 5/9 F प्लस में 459.67, ये करना है आपको, ऐड करना है, तो आप फ़ारेनहाइट को केल्विन के अंदर चेंज कर लोगे। ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके एकदम टिप्स में होने चाहिए क्वेश्चन, ये जो आपके फॉर्मूलाज हैं। ओके, अब बात आती है ब्राउनी मूवमेंट। ब्राउनी मूवमेंट मतलब, अब ये मत सोचना कोई ब्राउन कलर की चीज है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो रॉबर्ट ब्राउनी एक हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया, तो हमने बोल दिया भाई ये ब्राउनिंग मूवमेंट है, इसका ब्राउनिंग ले लिया मूवमेंट, ठीक है। तो भाई तुम भी करो कुछ ऐसे काम, ताकि यहाँ पे भी कुछ इंडियन नेम्स आने चाहिए, है ना। यहाँ पे सारे नेम्स ऐसे ही होते हैं, ब्राउनिंग मूवमेंट, है ना। तो आपको कुछ ऐसा काम करो, यहाँ पे आए भाई सुरेश मूवमेंट आए, सरिता मूवमेंट आए, कुछ ना कुछ तो आए, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से पढ़ो, बढ़िया बढ़िया रिसर्च करो, साइंटिस्ट बनो, आपके भी नाम पे यहाँ पे ऐसे आएंगे और आपके नाम के कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है। अब बात आती है ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, गैस और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। कैसा मोशन करेंगे, जिग-जैग मोशन करेंगे। गैस के और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जिग-जैग मोशन करते हैं। इन्होंने सिर्फ ये बात बता दी तो देखो उनका नाम यहाँ पे आ गया, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ब्राउनिंग मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर होगी बात। और गैस के और लिक्विड के क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है मूवमेंट करने के लिए, तभी वो मूवमेंट करते हैं, है ना। सॉलिड के पास तो स्पेस ही नहीं है, तो सॉलिड के पास स्पेस नहीं तो भाई वो कैसे करेगा, कैसे मोशन में आएगा, कैसे का घूमेगा फिरेगा। क्लियर होगी बात। तो देखो, द जिगजैग मूवमेंट of the small particles suspended in liquid and gas is called Brownian movement। ये देखो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये जो पार्टिकल्स है कैसे जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात आपको, ब्राउनिन मूवमेंट समझ में आ गया, कोई डाउट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो, जब मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि 5 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। पर वहां पे मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस एकदम एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। आज मैं थोड़ा सा मैंने सोचा आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। बाकी डिटेल में, बहुत डिटेल में आपके बहुत हायर क्लासेस में आता है, ठीक है। तो बात आती है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, क्या होता है प्लाज्मा। सिंपल, प्लाज्मा कुछ नहीं है, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन और जो आयंस है ना, उनका जो मिक्सचर होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस में आयंस, इनका जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो पढ़ो, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और मिक्सचर है किस किस का, फ्री इलेक्ट्रॉन का और आयंस का। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। ये हमको प्लाज्मा कहाँ मिलेगा, जो हमारे स्टार्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या बोला मैंने, जो प्लाज्मा होता है वो किसके अंदर होता है, स्टार्स के अंदर होता है। इनसाइड द स्टार, अब बात आती है कि स्टार्स के अंदर होता तो है, कि अब स्टार्स के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि उसके अंदर प्लाज्मा है, राइट। इनसाइड द स्टार टेम्परेचर इज सो हाई। स्टार्स के अंदर जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, ठीक है, दैट द एटम्स ब्रेक डाउन, ठीक है। इतना ज्यादा टेम्परेचर है, अब ये बात आपको पता है, टेम्परेचर देते ही क्यों है, किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, है ना। सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे, टेम्परेचर ज्यादा कर रहे थे, टेम्परेचर हाई कर रहे थे, ताकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो पास से चिपके हुए थे वो दूर जाए, टूट जाए, खुल जाए, है ना, मोशन में आ जाए।
तो स्टार के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से उनके अंदर के जो एटम्स है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखो एटम्स किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन आयंस इन चीजों से मिलकर बना होता है। अब एटम टूट गया तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बन गए, उनका जो मिक्सचर होता है उसको हमने बोल दिया प्लाज्मा है, सिंपल। तो देखो inside the star temperature is so high that the atoms break down this mixture of free electrons and ions in a star called plasma। क्लियर होगी बात? ठीक है, देखो ये प्लाज्मा दिखा रखा है कि ऐसा ऐसा दिखाई देता है प्लाज्मा। देख लो एक बार अच्छे से, सब देख लिया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टार्स के अंदर होता है प्लाज्मा, इसके अलावा सन के अंदर हम हो सकता है ग्लोइंग चीज के अंदर, जो चीज ग्लो कर रही है ना उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा। अभी लड़कियां वो ग्लो नहीं है ये बिना मेकअप के मेकअप वाला ग्लो, ना 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 ना, वो ग्लो की बात नहीं चल रही है, जो शाइन करे, चमके, जो जैसे हमारे घर की बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो द सन एंड अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। जो हमारे पास सन होता है, जो हमारा सन है उसके अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्यों होता है? देखो सन का तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है ना, ऐसे बोलते हैं उसके पास भी जाने की जो कोशिश करेगा वो उसको भस्म कर देगा। तो सन का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा ही होता है, तो वहां पे भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर के जो एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और उनका जो मिक्सचर होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते ही है। और कितना शाइन करता है, कितना ग्लो करता है ना सन, है ना? आप देख भी नहीं पाते कि है, उसको देख लो तो बाकी चीजें नहीं दिखाई देती, है ना? नोट करी होगी ना बात आपने, जब धूप में जाते हो सन को देख लो, वापस कमरे के अंदर जाते हो अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो सन के अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब बात आती है कि मैंने बोला आपको, बता दिया वैसे मैंने आपको कि प्लाज्मा, क्या आप बोल रहे हो कभी स्टार्स में पहुंच जा रहे हो, कभी सन में पहुंच जा रहे हो, हम कैसे ट्रस्ट करें भाई कि प्लाज्मा नाम की कोई चीज है? क्या वो धरती में भी एग्जिस्ट करती है? यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है या नहीं उसका प्लाज्मा का? तो भाई हाँ बिल्कुल है। वो कौन सा एग्जाम्पल है? वही मैंने आपको बताया, ट्यूबलाइट्स होती है जो आपके घर के अंदर, वो किसका उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के कारण वो क्या करती है, शाइन करती है, चमकती है, ग्लो करती है। क्लियर होगी बात? अब बात आती है कि वो मतलब कैसे बन रहा है उसके अंदर प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा कैन आल्सो मेड ऑन द अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लेस टेम्परेचर। प्लाज्मा मेक्स अ फ्लोरोसेंट ट्यूब ग्लो। क्या करता? कुछ नहीं, गैसेस है, क्या करना है हमको, जो गैस लेनी है उसके अंदर क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे एट लो टेम्परेचर पे। ठीक है, एट लेस टेम्परेचर बोल लो या फिर लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लाज्मा मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको देखो वहां दिख रहा है, आपको ये बल्ब दिखाई दे रहा है ना, ग्लो करता है, इसके अंदर क्या होता है, ये प्लाज्मा होता है इधर। और इसके अंदर कौन सी गैस होती है, आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर आर्गन, नियोन, ये सारी गैसेस होती है। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हमारे पास प्लाज्मा मिल जाएगा, और क्या, ये ग्लो करने लग जाएगा। क्लियर होगी बात? प्लाज्मा समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। भाई अब ये कौन सी बला आ गई, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा, ब्राउनी मूवमेंट, अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं। अब क्या करें भाई, जो इसने डिस्कवरी करी है वो उनके नाम ही अजीब है तो आप लोग क्या करो, अच्छे अच्छे काम करो, फिर आसान आसान नाम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ। अब बात आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। ये हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, कुछ नहीं है, बोस वर्ड इससे लिया। जो हमारे पास सत्येंद्र नाथ बोस थे, उन्होंने क्या करा, स्टार्ट किया था कि कुछ ना कुछ फिफ्थ स्टेट है मैटर की, उन्होंने स्टार्ट कर दी डिस्कवरी में निकल गए, रिसर्च करने लगे। ठीक है, तो उनके नाम का बोस ले लिया है। और जो हमारे पास आइंस्टाइन थे, उन्होंने कंफर्मेशन करी कि भाई हाँ फिफ्थ स्टेट है मैटर की, तो इसलिए उनका आइंस्टाइन ले लिया, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन गया। और कंडेंसेट आपको पता ही है, पढ़ाया था ना, कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से लिक्विड के अंदर जाना, मतलब कि उसको कूल करना, गैस को कूल करना लो टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं कंडेंसेट। तो उन्होंने क्या करा, उसी को थोड़ा क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया उस बात को। उन्होंने क्या करा, और लो टेम्परेचर में गैस को कूल करा और उसको बोल दिया कि ये क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम रख दिया फिफ्थ स्टेट का। ठीक है, देखो इन 1920 इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस डिड सम कैलकुलेशन फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इसलिए बोस ले लिया। On the basis of this calculation, Albert Einstein
प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टीन जी बोले कि हाँ हाँ भाई बिल्कुल है, कंफर्म कर देता हूँ, तो भाई मेरा भी आइंस्टीन ले लो तुम, मेरे को भी थोड़ा नाम दे देना, ठीक है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज अचीव फाइनली बाय 3 साइंटिस्ट। फाइनली किसने अचीव किए थे? 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? कॉर्नेल, कैट्रेल एंड वीमैन, ठीक है। इन्होंने क्या करा? ऑफ यूएसए, ये यूएससी के थे। इन्होंने क्या करा? गैस को क्या करा? कूल करा ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर, ठीक है। बहुत बहुत लो टेम्परेचर पर, सुपर मतलब कि बहुत लो डेंसिटी पे क्या करा, जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स थे उनको क्या करा? कूल डाउन करा और उसको बोल दिया नई स्टेट बन गई। और इसका एग्जांपल है आपका जो हमारे पास रुबिडियम की, जो उन्होंने बताया कि जो रुबिडियम हो गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गैस ऑफ रुबिडियम, इसका एग्जांपल है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का। क्लियर होगी बात? ये देखो लास्ट में देखो आपको फिर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी देखो स्टार्टिंग से प्ले होगी तब देखना। ये क्या हमारे पास रुबिडियम की गैस है, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे पास सत्येंद्रनाथ बोस जी हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टीन है हमारे, ठीक है। ये इन्होंने डिस्कवरी की, उन्होंने देखा जो रुबिडियम के पार्टिकल्स हैं उनको क्या करा? बहुत कूल करा और उसको गैसेस फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो आज आपका ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट एकदम चुटकियों में क्या करोगे? क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।